न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना बताऊंगा उतना एग्जाम में आएगा, ये मेरा वादा है। पर ईमानदारी से अगर आप मेरे साथ देते हो, तो अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, मैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा, एनएलएम की बात करूंगा, और तुम वहाँ कोई और लॉ लगा रहे होंगे, है ना। तुम्हारे मन में चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बात समझ पा रहे हो, कुछ और मन में चल रहा है तो दिक्कत होगी। तो अगर तुम्हारा मन यहाँ पे है तो न्यूटन्स लॉ तुम्हारे दिल में जाएगा, बात समझ पा रहे हो, मन यहाँ होना चाहिए। अगर हम यहाँ है तो हमें यहीं पे रहना है, अगर हम कहीं और पे रहेंगे मन से तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन था, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए इजी चैप्टर है, फटाफट स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। दोबारा बोल रहा हूँ, जितना कराऊंगा उतना ही करना है, ईमानदारी से हम ट्राई करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करने का। सो वेरी फर्स्ट, यहाँ पर देखो हम टाइम वेस्ट करने वाले है ही नहीं, काम की बातें करेंगे, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो होता है इस चैप्टर में समझना, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, जीरो से। फोर्स, हर बच्चे को पता होगा फोर्स का मतलब क्या होता है। भाई फोर्स ऐसी चीज है जो स्टेट चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे, वेलोसिटी चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे। ऐसा कोई भी पुश या पुल जो शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड चेंज करे, उसको हम फोर्स कहते हैं। जैसे मैंने इसको खींच के चाटा दिया, तो ये क्या है, पुश है कि पुल है? पुश। चाटा यानी पुश, और इसका शेप बदला नहीं बदला, पूरा शेप तो नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलेगा, कलर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, इसके मन के अंदर मेरे प्रति 100-200 अच्छी अच्छी चीजें आएगी, हैं। तुरंत सोचेगा कहाँ से मैं बंदूक खरीदूं, मैं बनूंगा क्रिमिनल, बहुत सारी बातें आएगी। इसको तो ठोक दूंगा, भाड़ में जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, इसे तो ठोक के मारूंगा, ऐसी वाली बात, तो जेल जाऊंगा, तो वही वाली बात है। तो फोर्स बहुत कुछ बदल सकता है ना। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। डायरेक्शन चेंज करेगा, यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा, रेस्ट चेंज करेगा। कोई रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ला देगा। अच्छा, फोर्स की बात करें तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? इट्स ऐसा यूनिट न्यूटन्स, एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज mlt-2, याद कर लेना, ठीक है। फोर्स का होता है mlt-2। तो काम की बातें करेंगे, बाकी आप रीड करोगे। अगला होता है सर इसाक न्यूटन मेड अ सिस्टम स्टडी ऑफ मोशन एंड प्रपोज 3 लॉज ऑफ मोशन। कह रहे देखो न्यूटन से, न्यूटन है आपका, न्यूटन साहब, वही जो, जब तुम्हें पता न्यूटन की स्टोरी क्या है, तो उनका क्या हुआ था, उनका हुआ था ब्रेकअप। सच बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस की बुक में मिलेगा आपको। तो ब्रेकअप हुआ था, तो शांति पाने के लिए वो गए थे वहां पे पेड़ के नीचे। जैसे एक सेब गिरा, पूरी दुनिया के मन में अशांति ला दी। हर बच्चा गाली देता है एक बार, लेकिन देना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट, ही इज अ रिस्पेक्टेड मैन। पर जब भी 9th 10th में 11th में बच्चा आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते उससे, मन में 6-7 गाली रख के, तुम में से भी किसी ने दिया होगा, दिया नहीं दिया, तुमने दिया ना ये। तो भाई दिल टूटा न्यूटन साहब का, और सेब गिरा न्यूटन पे, और बदला लिया गया तुम लोगों से, समझ रहे बात को। तो देखो सर क्यों लगाते इज्जत में हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर कभी कभी थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर ये सच्चाई है, ठीक है। वो मैं कवर कर रहा हूँ ऐसा बोल के। देखो सर इसाक न्यूटन मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी, बहुत सिस्टमैटिक स्टडी करा उन्होंने मोशन का, एंड उन्होंने 3 लॉ दिए अपने। कितने लॉ दिए? 3 लॉ। तो पहला लॉ देखते हैं फटाफट। तो वेरी फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सुनो मैं बोल दे रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये कहता है, अगर कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक आप बाहर से फोर्स ना लगाओ। जैसे ये पेन है, अपने आप चला जाएगा ये मेरे घर तक, अरे इसको लेके जाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, उठाऊंगा तब ना, मेरी बात समझे। तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक आप उसे रोक ना दो, जब तक उसे रोक ना दो। जैसे तुम भाग रहे हो कि अपने आप रुक जाओगे, या फिर अपनी बॉडी से फोर्स लगाते हो कि रुक जाओ रे, यार इस एक्सप्रेशन किसी और चीज से मैच कर गया, ठीक है। तो काम की बातें करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट्स कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जब तक कोई फोर्स न लगाया गया, कंपेल्ड मतलब एक्सर्टेड, क्या मतलब हो गया इसका, एक्सर्टेड, कि कोई फोर्स न लगाया गया हो, तब तक वो अपने मोशन में ही रहता है, चाहे या फिर रेस्ट पर ही रहता है। अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी करवा रहा हूं। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर अगर हम लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हाथ में है, सुनो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं यार बच्चों? फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया या तो फर्स्ट लॉ। सारे बच्चे साथ देंगे बढ़िया से ना। तो फर्स्ट लॉ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो फेमस है हमारे पास 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, देखो सुन लो, कि अगर ये बस है, बस, और ये बस के टायर है, और ये बस है, बस, और बस में कोई बंदा, यहाँ पर ये कुर्सी है उसकी, कुर्सी, ठीक है, ये कुर्सी है उसकी, उस कुर्सी पर ये बंदा बैठा हुआ है, ये पैर इसके जमीन पे लगे हुए हैं, और ये बंदे का बॉडी,
तो ये जब बस में बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अब बस चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, जो बस है आपका, चुप हो जाओ, जो बस है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है वो बंदा आगे हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे। अब ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा इनर्शिया। क्या आंसर होगा इसका? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्यों? देखो, ये समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये बस है, क्या ये बस, और ये बंदा है। बस चल रहा है, बंदा भी चल रहा है। देखो, देखना, बस बंदा दोनों साथ चल रहे हैं। बस रुक गया, बस, लेकिन बंदा अभी भी चलना चाहता है। मेरी बात ही समझे? दोबारा समझो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो देखो, बस किस में है? मोशन में। बंदा भी किस में है? मोशन में। लेकिन हमने ब्रेक लगा दिया बस का, तो बंदे तो कह रहा है मैं तो मोशन में था, मैं अभी भी मोशन में ही रहूंगा, इसलिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए हम आगे झुक जाते हैं। यानी कि इन द बस व्हेन ड्राइवर ब्रेक टेक्स नहीं, ब्रेक अप्लाइज ब्रेक, अपवर्ड बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड। अरे मेरी इंग्लिश मस्त है, वो कभी कभी निकलती नहीं। सुबह सुबह का टाइम है भाई, है सुबह सुबह के टाइम पे इंग्लिश थोड़ी निकलेगी। समझे मेरी बात को? सो व्हेन अ ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, अपवर्ड बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि बस को तो तुमने रोक दिया, पर बॉडी तो मोशन में था, बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो अपने आप को आगे कर लेता है। क्या कर लेता है? लेकिन जो पैर है, पैर वो तो बस से कनेक्टेड है, तो पैर वहीं रह जाते हैं बस के साथ। तो पैर जो है बस का सिस्टम बन जाता है। पैर बस से कनेक्टेड है ना, तो बस का हिस्सा बन गया। बस रुका, पैर भी रुक गया। लेकिन बॉडी तो कहेगा भैया मुझ पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मुझ पे कोई, तब तो मैं मोशन में ही रहूंगा, मोशन में ही, इसलिए आगे। तुम्हें इतना समझने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें बस आंसर लिख के आना है एग्जाम में, इनर्शिया। क्या लिख के आना है? बात खत्म। वैसे अगला क्वेश्चन होता है कि भाई साहब, जो पंखा है, पंखा क्या है? पंखा। पंखे को ऑन कर दो तो चल जाएगा, ऑफ कर दो तब भी चलता रहता है। क्यों? इनर्शिया। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, पर इनर्शिया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो, पंखा घूम रहा है, अब उसको हैबिट लगी घूमने की, तुमने स्विच बंद कर दिया, करंट नहीं जा रहा, तब भी वो ट्राई करता है मैं घूमता रहूं, जब तक मैं बाहर से ऐसे हाथ ना लगा दूं। समझे मेरी बात को? तो हर चीज घूमती रहना चाहती है जब तक आप उसे डिस्टर्ब ना कर दो। डिस्टर्ब, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ। तीसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सुनते रहना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें चीजें आपको लगे कि भाई ये गिर रहा है, ऐसे जैसे बस वाला केस हो गया, कि साइकिल में, कार में नहीं दे सकता वो, मैंने बस पढ़ा है उसमें कार दे दिया, तुम बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस। मैं बोलता हूँ बच्चों का यही है, मैंने बस बोला वो कार बोल देंगे, तुम बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस। यही होता है बेटा, यही होता है। अब सुनो, फिर थर्ड होता है कंबल वाला क्वेश्चन। कंबल वाला क्वेश्चन पक्का आता है। कंबल समझते हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, पता नहीं कैसा स्पेलिंग होगा, ठीक है। तो ब्लैंकेट में क्या होता है? चादर, या जो भी है कंबल। हम पूरी सर्दी उसी को ओढ़ते हैं। हमने जो भी कर्म किए हो, जो भी कांड किए हो, धोते ही नहीं है पूरी सर्दी। मजाक नहीं कर रहा है। वो कंबल पूरे 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने सहता है। हमने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, समझ रहे बात को? तो जो चुप हो जाओ, ध्यान दे सर, ऐसा नहीं होता। तो जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट, हाँ, उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाते हैं, धूल, बहुत सारे धूल। अब इसको साफ करने के लिए देखो, अब देखो बेटा, कौन जैसे टिश्यू पेपर लेते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ टिश्यू पेपर। कल के पार्टी का वो डोमिनोज वाला बचा हुआ है, देखो। तो ये ब्लैंकेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना धूल मिट्टी है, तो अब देखो मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ? देखो ये धूल मिट्टी है, यहाँ पे मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ? कंबल पे। धूल मिट्टी पे नहीं लगा रहा ना, तो कंबल तो नीचे चला गया, धूल मिट्टी वहीं रह गए, तो दोनों साफ अलग हो गए। नहीं समझ में आया? लॉ ऑफ इनर्शिया। तुम फोर्स किस पे लगा रहे हो? कंबल पे, तो कंबल नीचे जाएगा पर धूल तो वहीं रह जाएंगे, धूल वहीं पे, इसलिए धूल ऊपर रह जाता है, कंबल नीचे। कभी भी मार के देखना कंबल के ऊपर, तो धूल ऊपर हो जाएगा, कंबल नीचे। क्यों? धूल अपनी जगह पर रुक जाएगा, कंबल नीचे चला जाएगा, क्योंकि धूल पर फोर्स नहीं लगा। धूल पे फोर्स लगा कंबल पे, तो धूल पे फोर्स नहीं लगा, तो धूल रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कंबल को साफ करते हैं डंडा मार मार के, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? तो यहाँ भी क्या लगता है? इनर्शिया, या इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका ना स्कैन कर लेना बाद में, अभी हम पढ़ते, इजी लग रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिस पर फोर्स लगेगा उसी बंदे का मोशन चेंज होगा, जिस पर फोर्स लगेगा उसी बंदे का रेस्ट बिगड़ेगा, जिस पर नहीं लगेगा वो अपना ट्राई करेगा, भैया मैं जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में रहूंगा, वट एवर इज माई कंडीशन आई विल बी कंटिन्यू, है ना। सो प्यारे बच्चों, अपने ने फर्स्ट लॉ को बढ़िया से समझ लिया, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने कर लिया। और ध्यान रखेंगे इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक तुम उसके ऊपर पर्टिकुलर बाहर से फोर्स ना लगाओ। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ कह देगा। देखो सेकंड लॉ बहुत लॉजिकल बातें कहता है। अच्छा, सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक चीज होता है, अगर कोई बॉडी है उसके पास है मास, क्या है? मास, और इसके पास वेलोसिटी भी है, तो हम कहते हैं जिसके पास मास और वेलोसिटी होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर m इंटू वी बनेगा, m इंटू वी, और उसका नाम रखेंगे मोमेंटम। क्या रखेंगे? मोमेंटम। क्या मेरी बात समझे आप? तो मोमेंटम का सिंबल होता है p। क्या सिंबल होता है? p। तो p होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, ये एक देखो वेलोसिटी एक वेक्टर चीज है, तो पर मैंने वेक्टर लगाया है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। क्या बात समझ में आती है? बोलो, बात तो बहुत क्लियर है और बहुत साधारण बात है, इजी बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई इतना टफ हो गया कि मुझसे हो नहीं रहा। अब मेरी बात सुनो, न्यूटन साहब ने ऐसी बात बोली ना, तुम हंस दोगे, तुम हंस दोगे, बोलोगे यार ये क्या था, ये सच में इसका दिल टूटा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो हर बच्चे को पता है। एक छोटा सा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, कहाँ है, उसको भी पता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी देखना, अभी समझा रहा हूँ। देखो जैसे उसने कहा कि एक बॉडी है, क्या है? मान लो इसका मास है m और वेलोसिटी है v1। वेलोसिटी क्या है? अगर तुम उसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना तो इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। यही बोला न्यूटन ने, ये सेकंड लॉ। नहीं समझ में आया कि व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। बातें समझ में आई? तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों? अगर वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो यहां से क्या कैलकुलेशन निकला कि भैया जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो मोमेंटम चेंज करता है। तो चेंज के लिए हम ऐसे लिखते हैं dp बाई dt। ये क्या है? इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई मुझे ज्ञानी व्यक्ति बता सकता है मोमेंटम क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि भाई साहब जब किसी का जब फोर्स लगाओगे बाहर से तो वेलोसिटी v1 था, वेलोसिटी कितना हो गया? जैसे वेलोसिटी चेंज हो गया, जैसी वेलोसिटी चेंज हो गया मोमेंटम चेंज होगा। हाँ, तो यही है न्यूटन का कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आता है ना तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा? k। और बता दो आपको इस k की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या बात समझ में आती है? कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। अच्छा, तो हमने कुल मिला के क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो भी फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स वो मोमेंटम में चेंज करेगा, मतलब मास इनटू वेलोसिटी में वेलोसिटी को चेंज करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, सुनो इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, ध्यान देंगे सारे बच्चे, d बाई dt लिख दूं। अरे ध्यान दो यार, इसमें ऑन है या नहीं है? बूंदे बेरहम है उनको ये वहम है। देखो तो मैंने लिख दिया p को लिख दिया मास इंटू वेलोसिटी। किसी को दर्द हो रहा है क्या? कोई दर्द तो नहीं किसी को? तो p का मतलब हो गया m इंटू वी। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये फोर्स है मेरा और ये मास, तो देखो मास कभी चेंज नहीं होता। ये जो चीज़ है ना, ये है डी बाई डी टी, मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज। तो मास तो कभी चेंज नहीं होता पर वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, मतलब m को बाहर ले लिया, और डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। डी बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो आप पढ़ते हो ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, ना कि फर्स्ट। किसी भी बड़े से बड़े पढ़े लिखे से जाके पूछ लो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। अबे बर्बाद, क्या ये होता है? ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को अजीब सा फर्स्ट लॉ समझते हैं, इसको नहीं। मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसकी डेरिवेशन है, जहां पर हमने मास को क्या माना है? मास इज कांस्टेंट। हमने माना है कि मास चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि मैं इसको 2 चाटे दे दूं, ये पतला हो जाएगा। नहीं, मेरे को कोई 2-3 चाटे दे दे तो मैं क्या शिल्पा शेट्टी बन जाऊंगा? क्या बातें कर रहे? तो बात नहीं समझे? अब देखो तो यहाँ पर क्या है, सुनो ध्यान से बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा? न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सुन लो एक बार। कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, और जब उसको हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि तुम बताओ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आया। नहीं, ससुराल से आया है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ससुराल से आई चीजें नहीं बताते ना, दहेज नहीं बताते। तो ऐसी दहेज है तुम्हारा। ये फोर्स इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी, या फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपको जितना यहाँ लिखा है ना वो पता होना चाहिए। और जो मैं क्वेश्चन हल्का हल्का बता रहा हूँ तो तुम्हें याद ही रहेगा कि बस में आगे क्यों गिरे, धूल क्यों अलग हो गई कंबल से, पंखा क्यों चल रहा है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? और ये जो डेफिनेशन है ये इनफ है एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में आया कि न्यूटन का सेकंड लॉ लिख के दिखाओ। सेकंड लॉ पता नहीं तो है क्या, ठीक है? अच्छा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो। मास चेंज थोड़ी हो रहा था,
समझे मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी बातें थी, तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड लॉ जो ज्ञान से बहुत गरीब है उसी को नहीं पता होगा थर्ड लॉ क्या है। कोई है ज्ञान से बहुत गरीब? यार धन से सब है, ज्ञान अरे बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। तू मुझे आंख दिखाएगा, मैं बंदूक दिखाऊंगा, मैं यूपी में हूं। मेरी बात नहीं समझे? समझे नहीं बात? तुम कभी बिहार के उसमें जाओ, सीतामढ़ी जिला में, ठीक है, वहां अगर तुमने किसी से ऐसे हल्का सा तू करके बोल दिया, वो भाई साहब ऐसे करता है, तो मजाक ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या देखिए, सॉरी थर्ड लॉ। चुप हो जाओ, मैं डर के मारे इतने साल से जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि अरे चुप हो जाओ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या, ध्यान दो इधर। अगर यहां पर कोई ए बॉडी है, क्या है, और यहां पर कोई है बी बॉडी, क्या है, बी बॉडी, तो देखो अगर इसके ऊपर ए फोर्स लगाता है, देखो एरो इस तरफ है ना, तो ए फोर्स लगा रहा है। चुप हो जाओ, इसको हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब तुम बोलोगे सर हम तो भूल जाएंगे, किसने किस पे लगाया, याद कैसे रहेगा? तो लगाने वाला बंदा हमेशा पीछे होता है, लगाने वाला बंदा हमेशा, जैसे मुझे इसको लात मारनी है, पीछे से मारूंगा, आगे से कहीं और लग जाए, मेरी बात ही अरे सही में मुंह हाथ पे लग जाए, पेट पे लग जाए, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ट्रिक हो गया ना, ट्रिक। अरे चुप हो जाओ, याद रहेगा तुम्हें, तो चुप हो जाओ भाई, बुरा तो नहीं लगा? कह रहे बुरा लग गया लात लगने से ज्यादा, ठीक है, चुप हो जाओ, न्यूटन लॉ समझ नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो ए कौन है जो लगा रहा है, तो बी के पीछे है ना ए, तो ए लगा रहा है बी पर फोर्स, ऐसे लगा लो कि फोर्स लगाने वाला बंदा पीछे से लगा रहा है, उसको चाटा मार रहा है, समझ रहे हो? तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब बी भी इस पे लगाएगा ना, तो बी भी इस पे लगा रहा होगा जस्ट, तो इसको बोल देंगे हम फोर्स बी ऑन ए ड्यू टू बी। अब कौन लगा रहा है, बी। तो ऐसा कहा गया कि अगर दो बॉडी, जैसे मान लो मैंने कहा ये देखो, ये हाथ दोनों आपस में चिपके हुए, इसका नाम ले दो ए, इस वाले हाथ का, ये वाला हाथ क्या हो गया, बी। तो कांटेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा हुआ है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत रफली बोल रहा हूं मैं, बहुत प्रिसाइज होकर नहीं बोल रहा हूं, पहली बात। तो ऐसा मान लो ये ए बॉडी है, बी बॉडी है, तो ए जितना इस पर फोर्स लगा रहा है, बी उतना ही इस पे लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट, यही न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ध्यान देंगे, तो यहां पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी नेगेटिव होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इक्वल एंड अपोजिट लिखा है ना यहाँ पर, ये रहा, समझ में आ गया? अब देखो, मतलब अगर मैं दीवार पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो दीवार भी मुझ पे लगाएगा, समझे? अगर मैंने एक ईंट फेंक के इसका सर फोड़ दिया, तो जितना इंपैक्ट ईंट ने इसके सर पे डाला है, उतना ही इसके सर ने ईंट पे डाला है। मेरी बात समझे? जैसे तुम पानी में कूद गए, पानी से छपैक लगा तुम्हें, तो पानी को भी उतना ही लगा है, तो जितना हम किसी और पे फोर्स लगाते हैं उतना ही वो हम पे लगाता है। क्या बात समझ में आ गया? दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। फटाफट पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पूरा पेज पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर हैविंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोमेंटम, जो हम कर चुके हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना मोशन अच्छा होगा, है ना, और जितना मास होगा उतना मोशन अच्छा होगा। कैसे सर? जैसे मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, कि मोशन में कितना दम है। जैसे एक साइकिल है 10 की स्पीड से जा रहा है, और एक ट्रक है 10 की स्पीड से जा रहा है, ट्रक तो दीवार तोड़ देगा और साइकिल वाला खुद टूट जाएगा, है ना। तो यानी कि कितना मोशन में दम है, ये इस बात पर डिपेंड करता है भैया, वेलोसिटी कितना है प्लस मास कितना है, नहीं समझे? जैसे मैंने कहा एक साइकिल है 50 की स्पीड से दीवार से टकराया, दीवार हंस रहा है, चल तेरी। एक साइकिल 50 की स्पीड से दीवार से टकराया, दीवार हंस रहा। मेरी बात नहीं समझे? क्या ही कर लेगा तू। लेकिन वही अगर ट्रक हो 50 की स्पीड से, तो ट्रक की क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मोशन बहुत तगड़ा है। दीवार कहेगा त्राही माम प्रभु, है ना, मुझे माफ कर दो। तो वही वाली बात है। तो मोमेंटम जो है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अरे चुप हो जाओ। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड। तो देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या हो गया इसकी बताओ? ऊपर ये हो गया केजी और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड ना, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/-1। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा यार, डायमेंशन भी कराएंगे तब तो हो गया खेल। वैसे याद क्या रखना है यार, है? कौन पूछेगा? अरे पूछेगा तो तुम्हें ड्राइव करना आना चाहिए ना। देखो, अरे मतलब मोमेंटम अभी नहीं कर, देखो जो मास है इसका m होता है और वेलोसिटी का होता है lt-1।
लो हो गया ड्राइव। समझ में आ गया? मतलब अभी इसमें इस चैप्टर में कौन पूछेगा तुमसे कि बताओ, वो जो पेपर आएगा तो पूछ सकता है। अरे वैसे ही बहुत ही कम चांस होता है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, वैसे नहीं देखने को मिलेगा फाइनल्स में नहीं। सुनो अब मेरी बात सुनो, अरे देख पूछ भी सकते हैं तो 1-2 नंबर के लिए अभी पूरा चैप्टर थोड़ी खराब करेंगे, ठीक है? अभी काम काम की बातें करेंगे। अब मेरी बात सुनो, इंपल्स की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंपल्स। तो बेसिकली देखो, चुप हो जाओ। इंपल्स होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कील है हमारे पास, कील, ठीक है? ये कील है, कील। इस कील के ऊपर एकदम से फोर्स लगा दिया, बहुत तगड़ा फोर्स लगा दिया हमने, झटके से फोर्स लगाया। तुमने मान लिया ऑन एन एवरेज फोर्स हमारा एफ है। ऑन एन एवरेज फोर्स क्या है हमारा? और जो टाइम लगा वो टी, टाइम क्या लगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंपल्स होता है। तो इंपल्स को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। फोर्स इंटू जो भी टाइम लगा है उसका मल्टीप्लीकेशन इंपल्स होता है। क्या होता है? इंपल्स। अब मेरी बात सुनना, देखो अभी हमने क्या पढ़ा? इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो भैया आपको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना फोर्स लगाया, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है इंपल्स। क्या होता है? इंपल्स। अब काम की बातें करते हैं। ऑल्सो बोलना वी नो, हम ये जानते हैं अभी इंपल्स का फॉर्मूला होता है। और ऑल्सो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं ऑल्सो बेटा, कि जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। पता है आप लोगों को? यही तो सेकंड लॉ है। अरे जिस बेवकूफ को नहीं पता ये सेकंड लॉ है, वो क्या ही करेगा जीवन में, बताओ? अभी बताया मैंने, पता है? ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बोलता हूँ, ठीक है? जो होते हैं उन्हीं को, ठीक है? ध्यान दो। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। और यहां से अगर मैं निकालूं फोर्स इंटू चेंज इन टाइम तो किसके बराबर आएगा बताओ? चेंज इन मोमेंटम। अब मेरी बात सुनो, वैसे मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा था मैं। इस पृथ्वी पे कोई भी बेवकूफ नहीं होता। अगर वो हार्डवर्क करे, धीरे धीरे मेहनत करे और पहचाने खुद को कि मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, वो आगे बढ़ सकता है। मैं जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप बताओ मैं कैसे करूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे, तो बच्चे कहते हैं बताओ मैं क्या करूँ कि सब मस्त हो जाए। मैं कहता हूँ देख, मैं बताऊँगा, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो मेरे पे ही एप्लीकेबल है। खुद ढूंढो कैसे तुम पढ़ोगे। जैसे बहुत सारे, जैसे मैं कैसे पढ़ता था, जो बात समझ नहीं आई उसको हिंदी में लिख लिया, जो टीचर बोल रहा है अलग से उसको हिंदी में लिख लिया, अपनी लैंग्वेज में, मातृभाषा में, ताकि कनेक्ट हो सके बॉडी से, ब्लड से। तो ये मैं ऐसे करता था। वैसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा तुम्हें क्या कैसे समझ में आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू ना। तो कोई बेवकूफ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन कितना समय दे रहा है, ठीक है ना? जो बोलते हैं ना कि भाई जो समय से बनता है क्या गजब बनता है, समय से जो बनता है क्या गजब बनता है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। टाइम देना पड़ता है हर चीज में, तो बहुत ही गजब बनोगे। तो यहाँ से क्या पता लगा कि फोर्स इंटू टाइम का मतलब होता है इंपल्स, और यहाँ फोर्स इंटू टाइम का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन, देयरफॉर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, देखो इसका इसके बराबर है, इसका ये इसके बराबर है, तो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? बराबर। इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है बताओ? ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है? कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन, अब मैं इसको वर्ड में लिखूं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये? तो ये हो गया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। एग्जाम में आ गया तो कर देना, वैसे तो 9th 10th में आता था ये सब, ठीक है? तो ये रहा, देखो इंपल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, ये तो डेल्टा पी है, पता आप लोगों को? चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम, और इसका मतलब क्या हो गया? P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स फोर्स इंटू टाइम भी होता है और चेंज इन मोमेंटम भी होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, और ऐसा यूनिट यार डायमेंशन में बार बार नहीं बता सकता। देखो डायमेंशन के लिए आपको डायमेंशन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, वो सबको आता ही होगा यार। और बार बार मैं ऐसा यूनिट बताऊं नहीं ना। फोर्स से क्या होता है? न्यूटन। टाइम में क्या होता है? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड हो गया हमारा, ये समझे? न्यूटन सेकंड हो गया हमारा। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट? देखो सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे कि लिखा है कि अगर लिफ्ट है, अगर एक लिफ्ट है, जो समझा रहा हूं मैं, देखो अगर हमारे पास एक लिफ्ट है, ध्यान देना, लिफ्ट कैसा बना रहा हूं मैं, देखो देखो ये एक लिफ्ट है, और लिफ्ट में ना कोई बंदा है। आप भी कभी लिफ्ट में चढ़े हो तो आपको फील होगा, ऊपर जाते हुए अलग सा फील होता है, नीचे जाते हुए अलग सा फील होता है, हमारी बॉडी में एक अलग सा फील होता है, हल्का भारी फील होता है हमें। क्या फील होता है? तो हमें लिफ्ट की बातें करनी है, समझिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर ये देखो, ये है ना, ये क्या होता है? ये होता है आर का मतलब होता है एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, इसको एपरेंट वेट बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम रीडिंग ऑफ मशीन। जो वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन समझते हो, जहां पर आप वजन तौलते हो, तो ये वेइंग मशीन का रीडिंग होता है, रीडिंग ऑफ मशीन। मतलब मशीन रीड करके देगा आपको, मशीन में रीडिंग आएगी इतनी। जब आप लिफ्ट में खड़े हो जाओगे एक मशीन रख के, तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो मशीन में रीडिंग अलग आएगी, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो मशीन में रीडिंग अलग आएगी, तुम्हारा वेट अलग होगा। वेट क्या होगा? एपरेंट वेट का मतलब होता है नकली। क्या मतलब होता है?
नकली मतलब जो फील हो, रियल में ना हो, फील हो। जैसे अब ध्यान दो, सिंपल सी बात है। इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, आर फीलिंग ऑफ वेट कॉल्ड एपरेंट वेट चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड। क्या आर को बोल रहे हैं हम रिएक्शन, आर को क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन। देखो आप जब ग्राउंड पे खड़े होंगे ना, जब ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपका रिएक्शन अलग होगा। जैसे आपने ग्राउंड को दबाया तो वो एक्शन हो गया, और ग्राउंड ने, आप समझ पा रहे बात को? और जब वो खड़े हो जाएंगे आप ग्राउंड पे तो एक्शन रिएक्शन पैदा होगा ना। तो जब इंसान लिफ्ट के प्लेटफॉर्म पे खड़े होता है तो अलग अलग रिएक्शन फील होता है, अलग अलग, हर बंदे को अलग अलग फील होगा। तो वही बोला गया है। तो इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, आवर फीलिंग ऑफ वेट कॉल्ड एपरेंट वेट चेंजेस एज फॉलोज ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड। जैसे मैंने ग्राउंड को दबाया तो ग्राउंड ने मुझे रिएक्शन दिया, क्या दिया? तो अलग अलग रिएक्शन फील होगा मुझे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अलग रिएक्शन, लिफ्ट नीचे जाएगी तो अलग रिएक्शन। उसकी वजह से मेरा वेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो देखिए पहले मैं आपको समझा दूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, देखिए एक होता है मास। क्या होता है? मास। लेकिन उसी मास में जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको प्यार से हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेट हमेशा m इंटू जी होता है। सबको पता होगा ये बात, तो 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर, तो जो आपका वेट है, वेट उसमें कुछ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक्सेलरेशन इंटू में मास। नहीं समझे? मेरी बात समझो, m इंटू ए जुड़ जाता है, और ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमारी वेट पहले थी mg, क्या थी? उसमें m इंटू ए जुड़ जाता है। m इंटू ए को क्या बोलते हैं हम? एक तरह से ये, इसमें मास तो m है, ए क्या है? एक्सेलरेशन। इसलिए जब आप ऊपर जाओगे आपको भारी फील होगा। क्या फील होगा? भारी। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट क्या आती है? क्योंकि ये तो हमारा क्या, ये हमारा वेट है, एपरेंट वेट है ना। तो आर की वैल्यू बढ़ गई, mg प्लस ma हो गया, तो आर की वैल्यू बढ़ गई तो हमें भारी फील होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देखो, mg माइनस ma, मतलब पहले मेरा वेट था mg, अब उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? mg माइनस ma। तो mg माइनस ma का मतलब क्या है कि अब मेरा जो एपरेंट वेट है, मतलब जो आर है वो घट गया, यानी अब मुझे हल्का फील होगा। और लिखा है लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कहने का मतलब क्या है? अगर किसी ने लिफ्ट की तार को काट दिया, लिफ्ट की तार को, तो आप ग्रेविटी के अंदर गिरोगे, मतलब ग्रेविटी आपको खींचेगा। उस टाइम पर आपको वेट ही फील नहीं होगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने हल्के फील हो जाओ, आप इतना हल्का फील करो कि जाके उसे टकरा जाओ, लिफ्ट के ऊपर जाके टकरा दो और सर फट जाए आपका। बहुत झटके से काम होगा, संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए लिफ्ट में हमेशा मैं हेलमेट पहन के चढ़ता हूँ। मजाक नहीं कर रहा मैं, कसम से कह रहा हूँ। हमेशा जो हाथ में हेलमेट होता है, कहीं भी गए लगा लिया। समझे? मेरी बात सुनो भाई, क्योंकि मैंने नोएडा वाला केस सुना था कि केबल टूट गया, मैं तब से डर गया। मैंने कहा यार इतना फ्री की मौत नहीं, मतलब कोई गोली वोली मार दे, ठीक है न्यूज़ में आ जाएंगे। ये क्या चल रहा है भाई? लिफ्ट से तार टूटने से मौत हुई, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो वेट आपको जीरो फील होगा। देखो जो एपरेंट वेट है, रिएक्शन की वैल्यू क्या जाती है? जीरो। तो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। यानी जब आपको वेट फील ना हो तो उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। इसको रीड कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं मजाक कर रहा था, कोई ठोक मत देना। ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, मतलब इंग्लिश में मुझे इतना ही आता है। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर हैविंग, वी विल, देन, छोटी छोटी बातों से इंग्लिश स्कूल लगते हैं ना थोड़ा सा। आई विल, यू आर नॉट गुड, आई एम फाइन, ठीक है, मतलब ठीक है, चलो। अच्छा मैंने ना एक बड़ी गजब की गाली सुनी थी, मतलब ऐसे सुनी थी, ऐसे बोला था किसी ने, वैसे बताऊं तो टीचर ही थे मेरे, तो क्या कह रहे थे? तेरी मौसी का बुआ लगू। अब बंदा, हाँ तेरी मौसी का बुआ लगू। अब देखो बंदा तो जैसे तेरी निकला, समझ क्या खेल क्या है, पर कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं? तेरी मौसी की बुआ लगू। ओ भाई साहब, मतलब क्रिएटिविटी लेवल देख के तो मैं इम्प्रेस्ड। तेरी बहन का भाई लगू, क्रिएटिविटी लेवल देखो, मैं इतना हाईली इम्प्रेस्ड उस टीचर से, हाईली इम्प्रेस्ड, कह रहे इससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है चलो। तो लेकिन अच्छा ठीक है, वही मजाक, ज्यादा नहीं। तो क्रिएटिविटी लेवल देख रहे हो, मतलब अगर आप गलत सोच रहे हो तो आपकी गलती है, मैं सही हूँ, ठीक है, मैं तो सीधा ही हूँ, आपकी सोच गलत है। चुप हो जाओ। तो क्रिएटिविटी लेवल देख रहे हो क्या गजब, चुप हो जाओ।
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मैं कितना चालाक हूं, अपने टीचर पर डाल दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो, आप देखो ना, बैकग्राउंड से लेके आया मैं बातों को। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो, चुप हो जाओ, ध्यान दो इधर। आप बेटा मजाक बहुत हो गया, आप नाउ बी सीरियस प्लीज, ठीक है। अब कंजर्वेशन मोमेंटम इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। बेटा अगर किसी की आवाज आ गई भगा दूंगा, ध्यान रखना। देखो मजाक को खत्म कर देते हैं जब टॉपिक स्टार्ट हो जाए, तो बस में घुसे रहते क्या यार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन मोमेंटम। कहते हैं देखो, किसी की वेलोसिटी मान लो 10 है, किसी की वेलोसिटी क्या है 10, और उसका मास है 2 किलो। मास कितना है 2 किलो। और तुम बाहर से फोर्स मत लगाओ, बाहर का फोर्स 0 है। चुप हो जाओ। किसी की वेलोसिटी 10 है, किसी का मास है 2 किलो, और तुम बाहर से फोर्स मत लगाओ, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? अरे फोर्स 0 है तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या? तो इसका जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम कितना आएगा बताओ? 10 × 2 मास × वेलोसिटी कितना होगा? 20। तो क्या ये 20 हमेशा फिक्स रहेगा? क्या ये 20 कभी चेंज होगा? जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो इसका बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? बस हो गया कंजर्वेशन मोमेंटम। अगर किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगता है, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बात समझ पा रहे हो? इसको हम चाहे तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं। हम बोलेंगे प्रूफ, देखो ऐसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। हम बोलेंगे विनो, क्या बोलेंगे? विनो कि फोर्स होता है dp/dt, dp/dt। अब बोलेंगे इफ जो बाहर का फोर्स है 0 हो जाए, अगर बाहर का फोर्स क्या हो जाए 0, तो 0 = dp/dt, 0 = dp/dt। तो अब ये 0 है तो मतलब dp भी किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। और किसी का चेंज क्या होता है? चेंज, ये लिखा हुआ है चेंज। क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज 0। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? p जो है कांस्टेंट है। क्या है? क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। किसी का चेंज 0 है, मैंने कहा 2 कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट है। वैसे अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। तो हमने प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? प्रूफ। अब यहां से देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये रीड कर लो बेटा। यार तुम लोग बातें करते हो यार, गलत बात। लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फोर्स 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। डेल्टा पी, अरे चल जाए यार, डेल्टा पी क्या होगा? कांस्टेंट। समझ पा रहे बात को? तो कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस हमारा खेल खत्म हो गया। अगला टॉपिक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। देखिए, अरे क्या हो गया तुम लोगों को? बातें नहीं करना, इधर ध्यान दो, सीख लो यहीं से। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल का मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी के ऊपर, ध्यान दो, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, जैसे मैंने कहा चारों दिशाओं से फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, चारों दिशाओं से। तो क्या ये बॉडी कभी हिल डुल पाएगा? इस बॉडी में कोई मोशन ही नहीं आएगा। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हर तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। तो हम कहेंगे ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? इस बॉडी को टोटल फोर्स फील नहीं होगा। तो बोलेंगे इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो 0 होगा। इसको टोटल फोर्स फील ही नहीं होगा कभी। इधर का इधर कैंसिल हो गया, इधर का इधर, इधर का इधर, तो इसको नेट फोर्स फील नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स का इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो जब नेट फोर्स 0 तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो पढ़िए क्या लिखा है, देखिए पढ़िए कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एक्टिंग एट द ऑन अ पार्टिकल आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्स। जो फोर्स लग रहा है ना उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? मतलब जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स। दिस फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर रिजल्टेंट इज 0। जब उन सबका रिजल्ट 0 आ जाए तो हम बोलते हैं भाई इक्विलिब्रियम में। क्या है? यानी अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, इधर से इधर से इधर से, तो इन फोर्स को बोलते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? अगर हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इन सभी फोर्स का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए 0। हमें कुछ भी फोर्स नेट नहीं मिलना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब एक टॉपिक होता है लेमिस थ्योरम, जो जनरली एग्जाम में नहीं आता, स्कूल में नहीं कराते, पर मैं आपको करवाता हूँ। देखो लेमिस थ्योरम क्या थे? तो लेमिस थ्योरम में हुआ क्या था एक्चुअली में, इनकी भतीजी लंगड़ी हो गई थी। और मजाक कर रहा हूँ, क्या कुछ बनाता रहता हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहानी है। अगर कोई पॉइंट है, सुन लो, इस पॉइंट पर इधर एक फोर्स लगा F1, इधर एक फोर्स लगा F2 और इधर एक फोर्स लगा F3। 3 दिशाओं में फोर्स होना चाहिए। मान लो F1 के बगल का एंगल है अल्फा, F2 के सामने का एंगल है बीटा और F3 के सामने का एंगल है गामा। तो लेमिस साहब कहते हैं कि भैया देखो, F1 फोर्स लो और उसके बगल का एंगल लो साइन अल्फा। फिर कहते हैं F2 फोर्स लो, F2 उसके सामने का एंगल लो बीटा। समझ पा रहे हो? और F3 फोर्स ले लो, F3 फोर्स कौन सा? ये, उसके सामने का एंगल साइन गामा।
ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे? इक्वल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? देखो किसी ने बोला भाई साहब 3 ऐसे ऐसे फोर्स है, ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, और एंगल्स दे रखे हैं, मान लो 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 कितना हो गया? 120। 360 होता है ना, 180 होता है, कितना होता है? 360। तो ये कितना बचा? इसको 90 क्या माने, कितना बचा? 240। 360 होता है ना, 360। ठीक है, तो ये एंगल मिल गया हमें। अब वो बोलेंगे बताओ F3 फाइंड करो। क्या फाइंड करो? तो आपको ना बस आपको एग्जाम में इतना करके आना है। क्या करके आना है कि भैया F3 के सामने कौन है? sin 60। चलो तो आप मान लो ये वाला फोर्स F1 मान लो, ये मान लो F2, तो मैं ले लेता हूँ F2। F2 मतलब 5 बाई sin 60 डिग्री, साइन इक्वल टू ये निकालना है हमें, F3 बाई sin 60 डिग्री। नहीं समझे मेरी बात को? तो sin 60 कट जाएगा, F3 इक्वल टू 5 आ गया। नहीं समझे मेरी बात को? अरे बेवकूफ, लगाना सीखो ना। आप किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हो। चलो एक और इक्वेशन बनेगी। हमने इस 5 का बना लिया 60 से, इसका बना लिया 60 से, इसका बन जाएगा 240 से। F1 बाई साइन 240 डिग्री। अरे टोटल 360 होता है ना, 360, और ये 60 है, 60 तो 240 आएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? F3 निकालना है। क्या निकालना है? तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख लो, इससे ये गेम बच जाएगा, F3 5 आ गया। तो ऐसे वैसे तो आएगा नहीं तुम्हारे सिलेबस में, नहीं जेई में ये, ठीक है? जेई में होता है, मैंने ऐसे बस बता दिया, ऐसे मजाक मजाक में, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, तो ये पेज हमने खत्म कर देगा लेमिस थ्योरम वाला। तो लेमिस थ्योरम पढ़ लेते हैं एक बार। तो लेमिस थ्योरम कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन द 3 कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देन अगर उस बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा होगा F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा इक्वल होंगे। तो इसको रीड कर लो पेज को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ कॉमन फोर्सेस होते हैं हमारे मैकेनिक्स में, जैसे वेरी फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट बोलते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा वेट इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी ना। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी। वेट भी m इंटू जी होता है। दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं फिलहाल। हमें जो वेट फील होता है ना, ग्रेविटी की वजह से फील होता है। अगर ग्रेविटी डिसअपियर हो जाए, तुम तो उड़ रहे होंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं, सब उड़ रहे होंगे हवा में। सही बोल रहा हूँ मैं? सारे के सारे उड़ रहे होंगे हवा में, क्योंकि भाई वेट ही फील नहीं होगा। जैसे स्पेस में हम जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होता, सब उड़ रहे होते, तैर रहे होते, फिर खो गया मैं अनंत में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। फिर वेट तो सबको पता है। सम कॉमन फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं। फिर होता है टेंशन, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स क्या होता है समझो, ध्यान दो। अगर एक रस्सी है, रस्सी, उस रस्सी से कोई मास m लटका हुआ है, अगर ये मास, चुप हो जाओ, इस रस्सी से अगर ये मास लटका हुआ है तो नीचे जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम mg। क्या बोलते हैं? वेट लगेगा, वेट। अरे वेट नहीं समझते? वेट हमेशा नीचे लगता है, वेट हमेशा। तो इस मास का जो वेट होगा नीचे होगा। अब इस वेट की वजह से, इस वजन की वजह से स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हो गया, पैदा होगा, स्ट्रिंग टाइट हो रहा होगा, ऐसे ऊपर नीचे से स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हो रहा होगा, पीछे भी और ऊपर भी, बीच में बहुत स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी को बोलते हैं हम टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। और इस वाले केस में, पर्टिकुलरली इस वाले केस में, टेंशन जो है वो mg के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि देखो ऊपर एक्शन रिएक्शन एक तरह से मान सकते हो कि देखो तुमने वेट लगाया, ये सब कुछ छोड़ो, अगर ये रस्सी, अगर ये लटका हुआ है, मतलब वो चीज, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे, तभी तो लटका हुआ है। अगर वेट ज्यादा हो जाए तो टूट जाएगा ये, अगर वेट ज्यादा हो जाए तो टूट जाएगा। समझे मेरी बात को? तो टेंशन और mg बराबर होता है इस केस के अंदर, जब इक्विलिब्रियम हो। यहाँ पर क्या चुका है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाए? बराबर। तो यहीं पर लिखा है कि टेंशन mg के बराबर होता है कई बार हैंगिंग केस में। किस केस में? हैंगिंग केस में। तो टेंशन क्या है? खिंचाव। टेंशन फोर्स का मतलब पता क्या होता है? खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव। बात समझ पा रहे हो? वैसे एक होता है स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है मैकेनिक्स में? स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए एक बार स्प्रिंग फोर्स सिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग जो है, ध्यान देंगे ध्यान से, अगर तुमने इस स्प्रिंग को इधर खींचा, तुमने स्प्रिंग को इधर खींचा, तो ट्राई देखना कभी, आप स्प्रिंग को खींचते हो ना, स्प्रिंग आपको भी खींचता है। आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग आपको खींचेगा, तो स्प्रिंग ऐसे खींचेगा आपको, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग, जो कि होता है kx के बराबर। मान लो आपने x खींचा, कितना खींचा? तो k इंटू एक्स। मतलब कहने का मतलब क्या समझा रहा हूं, देखो k का मतलब बताऊंगा, x का मतलब बताऊंगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है
कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है, जितना आप उसको आगे डिस्प्लेस करोगे, जितना आप इसको इधर खींचोगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग का फोर्स भी बढ़ेगा। देखो जितना आप स्प्रिंग को खींचते हो आगे, स्प्रिंग आपको पीछे खींचता है। यानी स्प्रिंग का फोर्स कब पैदा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा? मैं कहता हूं तुम खींचो ही मत, स्प्रिंग का फोर्स ही पैदा नहीं होगा। यानी जब तक तुम एक्स नहीं लाओगे स्प्रिंग का फोर्स नहीं आएगा पीछे। समझे मेरी बात को? तो जब हम आगे की तरफ एक्स पैदा करते हैं एक्स, तो पीछे की तरफ कौन पैदा होता है? एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। जब आगे आप डिस्प्लेसमेंट पैदा करोगे, आगे आप डिस्टेंस पैदा करोगे, तो पीछे स्प्रिंग फोर्स पैदा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कब पैदा होता है? जब एक्स पैदा हो। तो स्प्रिंग फोर्स यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां एक्स और माइनस साइन की लगा रहा हूं मैं पीछे की तरफ, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट है जिसका एग्जाम में वैल्यू दिया होता है। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के इंटू एक्स। अच्छा, अब एक और फोर्स की बात करते हैं हम। उस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है? नॉर्मल। मेरी बात सुनना, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कोई बक्सा है, इस बक्सा का मास है एम। मास क्या है? एम। तो आप याद कर लो इस डायग्राम को, नॉर्मल क्यों बोलते हैं? 90 डिग्री की वजह से। 90 डिग्री की वजह से समझ में आएगा। देखो अगर इस बक्से का मास है एम, तो नीचे वेट लग रहा होगा, अभी बता रहा हूं मैं। इस बक्से के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये देख रहे हैं हम। इस बक्से के ऊपर वेट लग रहा होगा, नीचे वेट नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। और यहां पर हम मानते हैं कि जस्ट उसके अपोजिट में एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, एन बोलेंगे। या तो इसको एन बोलते हैं या तो आर बोलते हैं, दोनों में से कुछ ही बोल लो, या तो एन या तो आर, जो कि रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। समझ पा रहे हो? जो धरती है, धरती ने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया ऊपर। जैसे हम अगर धरती पे खड़े हैं, हम चल क्यों पाते? रिएक्शन की वजह से। हम धरती को देते हैं एक्शन। जब हम चलते हैं बिना टांग उठाए चल लोगे क्या? जब आप टांग उठाते हो और फिर टांग को पटकते हो, पटकने से नीचे क्या पैदा होता है? एक्शन। और आपको मिलता है ऊपर रिएक्शन। समझे? उस रिएक्शन की वजह से ही, उस रिएक्शन के कंपोनेंट की वजह से ही, उस रिएक्शन के हिस्से की वजह से ही आप आगे बढ़ पाते हो। घोड़ागाड़ी क्या बोलते हो? हॉर्स एंड कार्ट है ना, हॉर्स एंड कार्ट। हॉर्स कार्ट होता है ना, हॉर्स कार्ट समझते हो? घोड़ागाड़ी। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा सुन लो, जो घोड़ा है पीछे की तरफ पैर मारता है ऐसे चलते वक्त, पता है तुम लोगों को? पीछे जो पैर मारता है तो एक्शन पैदा करता है। लग रहा था कुत्ता देखो, तो एक्शन पैदा करता है और एक्शन की वजह से उसको मिलता है रिएक्शन। समझे मेरी बात को? तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आप प्रिपेयर करोगे, हॉर्स कार्ट वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉर्स कार्ट वाला प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन समझा दिया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है? जैसे मैंने कहा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो ये बॉडी है ना, तो इसका वेट नीचे लगेगा, वेट mg नीचे। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पर ही लगेगा। देखो ये 90 डिग्री, समझे? तो ये नॉर्मल होगा, जिसको हम आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा mg, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे होता है। ऐसे कुछ और बातें बता दूं जो चैप्टर 4 मोशन ऑफ प्लेन में होता है, कि अगर हम यहां से लाइन बनाएंगे, लाइन मान लो जो ये इंक्लाइंड हुआ है। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो? इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इसे देखो, ये एक धरती है, तो ये प्लेन है। क्या ये उठ गया तो बन गया इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लेते हैं जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितने एंगल से उठा है, वो एंगल मान लो थीटा। एंगल क्या है? थीटा। और ये है mg, ये क्या है? mg। तो ये कहलाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और ये होता है हमेशा mg sin थीटा। ध्यान रखना। तो इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में ये सब काम आता है हल्का हल्का, कि देखो कंपोनेंट ब्रेकिंग करते हैं ना, कंपोनेंट ब्रेकिंग, ये थीटा है तो भी थीटा बन जाता है। फिर ये हो जाता है mg, रट लेना। जिसको चैप्टर 4 नहीं आता वो थोड़ा सा रट लेंगे, थोड़ा चैप्टर 4 यूज हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ना mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है सामने और ये ऊपर। जैसे पहले था नॉर्मल, पहले नॉर्मल था ना, नॉर्मल देखो पहले जो नॉर्मल था वो mg के बराबर है। नॉर्मल किसके बराबर है? यानी जो रिएक्शन है वो mg के बराबर है। और नॉर्मल नाम की बना 90 डिग्री की वजह से। तो पहले जो रिएक्शन है mg के बराबर है, यहाँ पर जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन है आपका नॉर्मल रिएक्शन, वो mg cos थीटा के बराबर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा mg cos थीटा के बराबर। तो इंक्लाइन प्लेन में आप थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें थी, अब हो गया हमारा ये वाला टॉपिक है ना। तो हमने क्या पढ़ा? टॉपिक का नाम क्या था? कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हमने लिख लिया कॉमन फोर्सेज। अब हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ध्यान से देखो, ध्यान से। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन क्या होता है समझाता हूं। देखो, फ्रिक्शन कब पैदा होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के टच में हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहा हो, तो फ्रिक्शन पैदा होता है। जैसे मैंने कहा, सुनो, मेरा पैर जमीन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग मतलब रिटार्डिंग, जो रिटार्ड करे, मोशन को अपोज करे, तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। तो पढ़ो, फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। मेरे जूते क्यों खिस रहे हैं बताऊं? फ्रिक्शन। बाइक का टायर क्यों खिसता है? फ्रिक्शन। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो फ्रिक्शन की वजह से ही टायर घिसता है, क्योंकि वो अपोजिंग फोर्स है। मैं आगे जाऊंगा, जूतों में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो घर्षण से वो जूते खराब हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? लिक्विड। आपने देखा होगा, चुप हो जाओ, एक बाल्टी पानी है, पानी को हाथ से ऐसे करके छोड़ दिया, कुछ देर बाद रुक गया। स्टार्टिंग में पानी गोल गोल घूमा, फिर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, उनके एटम्स के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा हो गया, तो बस पानी रुक गया। तो लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। दो लिक्विड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसको बोलते हैं। अब एक है अगला, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू मूव, देयर इज एन रिलेटिव मोशन, है ना, बिटवीन द टू बॉडीज। कहने का मतलब क्या है? ये देखो, ये मेरा हाथ, ये पेन, अब इन दोनों के बीच में क्या है? एक फ्रिक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये वाला बंदा इसके ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन पैदा हो गया। फ्रिक्शन समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज मूव्स और देयर इज रिलेटिव मोशन। उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो, कोई रिलेशन हो मोशन का। तो हम बात करते हैं, हमारे पास फ्रिक्शन से कुछ टाइप्स हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन से नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। पढ़ो, द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर। मतलब अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, मूवमेंट स्टार्ट, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि अभी जस्ट मैं मूव करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पर मूव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मूव करने वाला हूँ, तो अभी भी तो फ्रिक्शन है, तभी तो खड़ा हूँ मैं। अगर मैं बहुत सारा तेल वेल रख दूँ नीचे और मैं खड़े होने का प्रयास करूँ, नहीं, ऐसे ऐसे होगा। मेरी बात ही समझे? खड़ा नहीं पाऊंगा ठीक से। रीजन क्या? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बोर्ड पे लिख नहीं पाता मैं यहाँ पे तेल डाल दूँ बहुत सारा, फिसल जाएगा पेन, बार बार लिख पाऊंगा क्या? तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, गाड़ी चल पाती है, टायर चल पाता है। फ्रिक्शन की वजह से ही गाड़ी घूम पाता है। फ्रिक्शन की वजह से ही बहुत कुछ हो पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन, एक क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक जरूरतमंद दानव है। फ्रिक्शन एक जरूरतमंद दानव है। क्यों भाई? क्योंकि दानव है, जूते खराब हो रहे, दानव है, गाड़ी के टायर खराब हो रहे, दानव है क्योंकि अगर हम गिर गए तो खून निकल जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ब्लड आएगा ना, ब्लड, फ्रिक्शन की वजह से स्किन खराब हो जाएगी। अगर कोई मुंह के बल गिर गया तो जीवन भर निशान लेके घूमेगा। तो फ्रिक्शन दानव है क्योंकि उससे नुकसान है, पर नेसेसरी है, जरूरत है। फ्रिक्शन नहीं हो गाड़ी चलेगी नहीं, तुम भी नहीं चलोगे। समझ रहे हो? ना तुम चलोगे ना गाड़ी, ना हम पेन से लिख पाएंगे, कॉपी पेन से लिख नहीं पाएंगे, टच स्क्रीन कैसे काम करेगा? है वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, कैसे देखोगे? और एक काचा बादाम कैसे देखते फिर? तो बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो बात को? तो फ्रिक्शन इज है नेसेसरी दानव, जरूरतमंद दानव है। चलिए इसको रीड करिए, फिर हम आगे बढ़ते। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों सुनो मेरी बात। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? बहुत ही सुंदर और साधारण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो इस काइनेटिक फ्रिक्शन, इस सब मैं एक तरीके से समझाता हूँ। देखो सुनो, एक ग्राफ होता है फ्रिक्शन का, देखिए ध्यान समझिए ग्राफ। देखो ग्राफ ये है कि एक ग्राफ से समझाता हूँ। देखो मान लो ये हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर लेते चलो, नहीं फ्रिक्शन इधर लेते हैं, फ्रिक्शन ये हमारा फ्रिक्शन है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ ऐसे। और एफ, एस का मतलब क्या होगा? स्टैटिक, ध्यान रखना। तो ये एफ है, एफ, और यहां लिया हमने अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स सुनते रहना, बड़ा इजी है। अप्लाइड फोर्स, मान लो यहां पर कोई बॉडी है, यहां पर ये बॉडी है, ठीक है, और ये 100 किलो का अलमारी है, 100 किलो का अलमारी है, और मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया, तो अलमारी हिली नहीं भाई, मैंने तो फोर्स लगाया,
अलमारी क्यों नहीं हिली बताओ? क्योंकि क्योंकि पीछे की तरफ एक फोर्स है जिसको बोल रहे हैं हम फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? यानी जब हम जैसी, अब देखो, यानी कि जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा वहां पे। तो फ्रिक्शन आया, मैंने और लगाया, मैंने 40 का फोर्स लगाया, कितना लगाया? फिर अलमारी नहीं हिला, मतलब फ्रिक्शन ने भी कितना लगाया? 40। फ्रिक्शन और बढ़ गया तो बजाओ, फिर मैंने फोर्स लगाया 90 का, तो और अलमारी नहीं हिला, मतलब अलमारी ने भी कितना लगाया? 90 लगाया, तभी तो नहीं हिला अलमारी। अच्छा समझे मेरी बात? समझे? तो पहला पॉइंट फ्रिक्शन के बारे में, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है। तुम 10 लगाओ वो भी 10 लगाएगा, तुम 20 लगाओ वो भी 20 लगाएगा, लेकिन एक टाइम पे आएगा कि फ्रिक्शन हारेगा। कैसे? अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर, समझना, मैंने यहां पर लगा दिया 100, मान लो मैंने लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, और जो अलमारी है हल्का सा हिला, हल्का सा, तो मुझे फील हो गया कि फ्रिक्शन की औकात खत्म हो गई। अब फ्रिक्शन तेल लगा है सरसों का, ये समझे? मतलब 100 जैसे मैंने पहुंचाया अपनी बॉडी से, अलमारी हल्का सा खिसकने लगा, यानी कि अब हम फ्रिक्शन को क्रॉस करने वाले। यानी कि यहां पर समझना, यहां पर क्या होगा कि अब फ्रिक्शन की लिमिट आ गई। क्या आ गई? तो यहां तक हम पहुंच गए लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहां पहुंच गए हम? हमने हल्का सा फोर्स को ऐसे बढ़ा दिया तो हम पहुंच गए लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहां पहुंच गए हम? मेरी बात समझे? उसके बाद एक बार अलमारी चल पड़े, एक बार अलमारी चल पड़े, फिर तो एक हाथ से भी चल जाएगा वो, नहीं समझे? जैसे स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, और साइकिल एक बार चल जाए तो चल जाए, फिर फ्रिक्शन फील कम होता है, यानी बाद में फ्रिक्शन से घट जाएगा, फ्रिक्शन घट जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, समझे? रुका हुआ। क्या था ये? रुका। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है? लिमिट, फ्रिक्शन की लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों? अब मोशन में है ना हम लोग, काइनेटिक मतलब मोशन, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। मेरी बात समझे? तो ये जो है ना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहां से फिर फ्रिक्शन की वैल्यू। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर देखिए क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर। फील हो गया कि भैया मूव कर सकता है, उस टाइम का फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे, देखो यहां पर ये वाली लाइन आपको तुरंत समझ में आएगी। देखो कहां गया ये रहा, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, थोड़ा और वेट करो चैप्टर हो जाएगा। जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या बोला मैंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? सुनो, लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है, वेरी फर्स्ट लॉ, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, इसको हम एफ बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एफ आर बोल देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? सुनिए, लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये कहता है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, और नीचे होगा mg नाम का फोर्स, पता है आपको, वेट, और ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा? तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो पहला लॉ ये है, अगर हम यहां से और ठीक से लिखे तो, अब ये डिपेंड का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? उसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? और नॉर्मल को बोलते हैं एन। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, जहां म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जहां पर म्यू का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई कष्ट नहीं। अब सेकंड लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन में ध्यान दो। सेकंड लॉ ये है, बहुत सारे लॉ है, कि फ्रिक्शन के फॉर्मूला कहीं पर एरिया आ रहा है क्या? एरिया, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया इंडिपेंडेंट। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है क्या है? एरिया इन कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस डिपेंडेंट, सरफेस डिपेंडेंट। कहने का मतलब क्या है भैया? जो आपका फ्रिक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना, कि ऑयली सरफेस है, कि ऊबर खाबर सरफेस है, कि पथरीला सरफेस है। तो ये तीन बातें याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, आजाद है एरिया से, और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि ऑयली तो नहीं है कहीं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो यही बताता है कि एरिया कैसा है। मैंने कहा तेल वाला है तो इसका वैल्यू बहुत कम होगा, 0.01, भाई फ्रिक्शन कम होगा। देखो ना, म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रिक्शन को। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फ्रिक्शन को, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। मैंने कहा ऑयली सरफेस है, क्या है ऑयली, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, म्यू की वैल्यू क्या आएगी कम, तभी फ्रिक्शन कम आएगा। मैंने कहा कोई बहुत अजीब सा सरफेस है, उसके लिए म्यू की वैल्यू 70 है, कितना है, तो भाई अगर इसकी वैल्यू 70 है फ्रिक्शन भी क्या होगा बहुत, समझे मेरी बात को। तो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन था। अब आगे देखो, आगे तो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से लोग म्यू को डिफाइन कर रहे हैं। हम बोलेंगे भैया फोर्स जो होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू, तो म्यू क्या हो गया फोर्स बाई एन, जो फ्रिक्शन बाई एन, फ्रिक्शन बाई नॉर्मल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगला काइनेटिक फ्रिक्शन बताई दिया मैंने आपको। तो द अपोजिंग फोर्स जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग, जब मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा बताओ, F इज इक्वल टू म्यू एन, यहाँ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ओ सॉरी म्यू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन नॉर्मल। अब बात किसी कर रहे हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इजी। अब अगला टॉपिक इसे रीड करो, फिर एंगल ऑफ रिपोज और बैंकिंग और बैंकिंग पढ़ना है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम। टेढ़ा कैसे हो गया, टेढ़ा किया गया क्या ये क्या, अच्छा ये टेढ़ा है। सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं नाइन्थ की बुक में था, मैंने कल एक 9th के बच्चों को पढ़ाया था। तो 9th की बुक में क्वेश्चन था, क्वेश्चन पता क्या था कि सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ, इस सेकंड लॉ से हम बहुत कुछ कर पाते हैं। सेकंड लॉ से आप उसको, अभी आपने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूफ किया था, है ना। वैसे रियल बात यह है कि सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, वही असली लॉ है। रीजन ये है सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो और थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो। दैट इज व्हाई वी से कि जो हमारा सेकंड लॉ है रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल बातें हैं ये। तो सुनो आप मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। वी नीड टू स्टडी दो टॉपिक। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है समझना। देखो मान लो एक बॉडी है, ये धरती है, धरती पर एक बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर मान लो हम मान रहे थे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है, तो हम मानते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, आपने पढ़ा होगा जब भी दो फोर्स हो, एक इधर और एक इधर, तो उनका रिजल्टेंट आता है बीच में। रिजल्टेंट क्या आता है, तो इस फोर्स का नाम है मान लो एक्स, क्या नाम है, और एक्स है रिजल्टेंट। एक्स क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। तो ये एक्स जो है कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, एक्स कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इसी एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जब हम इसकी वैल्यू आती है इसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इसकी डेरिवेशन हमारे में नहीं है, करने की जरूरत नहीं। ये जो tan थीटा है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या लिखा देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा may be defined as the angle which resultant of the limiting friction and normal reaction। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट समझो, रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल मेक्स विथ रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही एंगल ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ रिपोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है सुनो, एंगल ऑफ रिपोज क्या था सुनो, ध्यान से ध्यान दो। तो देखिए मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, उठा हुआ जमीन, अभी जमीन उठा नहीं है, अभी सुनना फील करना, अभी ना यहीं पर है और एंगल है थीटा। एंगल क्या है, थीटा। फिर मैंने एंगल को बढ़ाया और इसके ऊपर किसी बॉडी को रखा, ये अभी फिसला नहीं, फिसला तो मैंने थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ाया, अब ये बॉडी जस्ट फिसलना स्टार्ट हुआ, तो इस एंगल को हम नाप लेंगे और इसी को बोल देंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिस पर आपका बॉडी जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, कितने एंगल पर स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल,
such that a body placed on the plane just begins to slide down to the incline या incline होगा. It is represented by alpha. तो इसको हम अल्फा बोलने वाले, क्या बोलने वाले? अल्फा. तो ये जो अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज दिस? देखो सुनो, मेरी एक वीडियो पे बैकग्राउंड में मेरी वीडियो चल रही थी, उसमें कॉपीराइट आ गया. नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि वो डिटेक्ट करता है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज है कि अगर गलती से किसी की आवाज आ गई ना, एक बार गाना चल रहा था बहुत धीमा सा, डिटेक्टेड. समझ रहे हो? तो ये क्या है, देखो बहुत मतलब इसको हमने बोला ये होगा अल्फा, मान रहे हैं इसको, और अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ. तो फटाफट हम निकालते हैं. तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो tan अल्फा होता है वो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है. यानी कितना आसान है, कोई भी एंगल आ जाए वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट होगा. नहीं, बस अगर आपको अल्फा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता होना चाहिए. बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपसे कुछ छोटी सी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ देखो भैया मेरा अल्फा ना 30 डिग्री है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ. अल्फा मतलब एंगल ऑफ रिपोज. तो आप बोलोगे अरे यार सर ने कहा था नाउ कि जो tan अल्फा है, tan अल्फा होता है म्यू के बराबर, tan 30 डिग्री, tan कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया आंसर? 1/√3. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 1/√3. ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है √3. फाइंड एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दे या बोल दे रिपोज बोल दे, क्या बोल दे? इनकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान दो, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है? करना चाहो तो कर सकते हो. देखो जिनको मैं बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत टाइम है, जिनको लगता है भाई मेरे पास टाइम है, तो आप चाहो तो इनकी डेरिवेशन भी कर सकते हो. बहुत ही इजी होता है. अरे एक लाइन का होता है, देखो करवा के दिखाओ. चलो करवाने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन की डेरिवेशन है, ठीक है? वो नीड ही नहीं है. इवन एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखो आप एनसीईआरटी रीड करो, एक लाइन के बाद डायरेक्टली इसका कंक्लूजन है. तो यहाँ पर क्या इसने बोला कि फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर रिपोज. मैं बोलूंगा देखो भैया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3. बोलो √3 कितने पे आएगा? 60 डिग्री. आ गया आंसर. कितना आ गया? 60 डिग्री. क्या बात समझ में आ गया? अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट. सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन. ध्यान दो प्यारे बच्चों, वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन. क्या है? तो समझ में आ रहा है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल करेगा तो फ्रिक्शन पैदा होगा. देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ. जैसे मैंने कहा एक सिक्का है, उस सिक्के को खड़े करके ऐसे रोल कर दिया तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा. क्या होगा? अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, फिर हम पढ़ेंगे लेवल रोड पर सर्कुलर मोशन टर्न वाला, फिर हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ, और एक पढ़ेंगे हम साइक्लिस्ट वाला. साइक्लिस्ट वाला फिर चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग. हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया, टेंशन पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया, इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन भी मैं पढ़ा दूंगा, उसमें अभी सब कुछ हो जाएगा. सुनो, अभी इसके अंदर ही इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन आ जाएगा. इनके लिए तो ट्रिक है मेरे पास, अभी सब करवा दो. देखो अब सुनिए, सर्कुलर मोशन को हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. देखिए पहली बात चैप्टर 4 में जो भी मैंने पढ़ाया है कुछ दिन पहले ही, मैं तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, इनको पढ़ाया है. तो चैप्टर 4 में क्या है, एक टॉपिक है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो एक फोर्स पैदा होता है पीछे की तरफ, सेंटर की तरफ. किसी तरफ? मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और ये सर्कल में घूम रहा है, तो एक अंदर की तरफ फोर्स होता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, FC. सेंट्रीपिटल, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होता है mv²/r. क्या होता है ये? mv²/r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होता है mv²/r. अब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि सर्कल हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए, हमेशा टर्न लेने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑन लेवल रोड. टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर, डेरिवेशन कराऊंगा मैं, तो इसको ठीक से लिख लेता हूं एक बार, है ना, अच्छे से. चलो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से टॉपिक को. देखिए हमें अभी डेरिवेशन पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में, कि डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अलाउड टू टेक टर्न ऑन अ लेवल रोड. देखो सुनो, आपने देखा होगा रोड होता है, रोड एक रोड है, रोड. अब गाड़ी ना इसमें टर्न लेगी, क्या लेगी? टर्न. तो टर्न लेगी तो भाई कितनी वेलोसिटी से ले कि गाड़ी पलट ना जाए. कई बार आपने देखा होगा हाई स्पीड में गाड़ी जब टर्न लेती है तो पलट जाती है. हम चाहते भाई कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हम चले कि गाड़ी ना पलटे, सेफ टर्न हो. क्या हो? टू टेक सेफ टर्न. भाई मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी लेके चले कि सेफ टर्न हो लेवल रोड पे. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन कैसे करना है, आपको एक कार बनाना है. कार बना लिया. अब सुनिए, आपको बोलना है कि देखिए जब वो टर्न लेगा, टर्न क्या लेगा? टर्न. तो इस तरफ ना फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन बोलना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको F1 बोल रहे हैं. और इस टायर में जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको बोल रहे हैं हम
F2, क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा मानेंगे, मतलब फ्रिक्शन ही होगा, F1 F2 बोलना गलत है, फ्रिक्शन ही बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि जो टायर्स में फ्रिक्शन है उसको बोल रहे हैं हम F, क्या बोल रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी F1 F2 अगर यूज करना होगा तो कर लेंगे, पर अभी काम की बातें करते हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से। चलो F1 F2 यूज कर लो, बाद में इसको चेंज कर देंगे अगर मूड हुआ तो, अदरवाइज इसमें काम चला देंगे। सुनो मेरी बात, अब जो टायर है, टायर के ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1, क्या लगेगा? इस टायर के ऊपर लगेगा फोर्स ऊपर N2। वैसे ये F1 F2 लेना नहीं, मैं बता दूंगा आगे आपको कि कैसे काम होगा। अब मेरी बात सुनो, चलो इसको F फ्रिक्शन में F कर देते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा बोलना, फ्रिक्शन F है। मेरी बात सुनो, अब हम बोलेंगे देखो एक टायर टच में ना, टायर किसमें है? तो रिएक्शन ऊपर है, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, N1 N2, और इस पूरी बॉडी का वेट जो है वो वेट नीचे लगेगा mg, क्या लगेगा? तो मेरी पहली इक्वेशन पता क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन ये बनती डेरिवेशन के अंदर कि जो नॉर्मल है N1 प्लस N2, जो ऊपर वाले फोर्स है वो mg के बराबर होंगे। आपको याद होगा ऊपर के जो फोर्स होते हैं नीचे के फोर्स के बराबर होता है, तो N1 प्लस N2 mg के बराबर होगा। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी सेकंड इक्वेशन ये बनेगी कि देखो भैया, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में तभी घूमेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या होगा? सब कुछ छोड़ो, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर देखो, अगर फ्रिक्शन, मेरी बात समझ रहे हो, टायर का फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर नहीं हुआ तो गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि जब वो गाड़ी घूमेगी ना सर्कल में तो फ्रिक्शन ये जो संभालता है उसको। सोचो अगर टायर का फ्रिक्शन हट जाए तो गाड़ी पलट जाएगी। तो जो गाड़ी टर्न लेती है फ्रिक्शन की वजह से ही लेती है। तो हम ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि देखो जो भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होना चाहिए? बराबर या तो छोटा होना चाहिए, पर हम केस ऑफ बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है? सॉरी, बड़ा होना चाहिए। मतलब आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि गाड़ी ना पलटे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो सर्कल में वाला फोर्स है, सर्कल वाला, उससे बड़ा हो या तो बराबर हो। इसलिए साइन ऐसा इस्तेमाल किया हमने, बड़ा या तो बराबर। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो गाड़ी पलट जाएगी। मेरी बात समझे? घूमते घूमते ही पलट जाएगी ऐसे, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम चाहते हैं हमारा फ्रिक्शन या तो उसके बराबर हो या तो फ्रिक्शन उससे हमारा बड़ा हो। छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम बोलेंगे ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन 2, और ये हमारा इक्वेशन 1। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि देखिए जो हमारे फ्रिक्शंस है हम आगे के टायर्स पे ले रहे हैं, तो जो मैं कह रहा था आपको कि आप F1 F2 भी मान सकते हो और F भी मान सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको F1 मान लेना और इस वाले को F2, और इन दोनों को हम F बोल रहे हैं, दोनों को मिला के। तो फ्रिक्शन कौन कौन से होंगे? F1 प्लस F2 mv²/r। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब यहां से क्या हो जाएगा? F1 की जगह पर आ जाएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है क्या बताओ? होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स N1, और ये क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स N2। और मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ, अभी क्या लेके चल रहा हूँ? इक्वल। मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ, इक्वल का साइन लेके चल रहा हूँ, या फिर ऐसे ही लेके चलो कि यार ये बड़ा होना चाहिए। हमेशा हमारा जो फ्रिक्शन वाला है वो बड़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा होगा तो गाड़ी पलट जाएगी, समझे नहीं? अगर सर्कल की तरफ फोर्स बड़ा हो गया तो गाड़ी पलट जाएगी। इसीलिए ध्यान दो। अब तो यहां से हम म्यू को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो गया N1 प्लस N2, और ये हो गया mv²/r। और यहां से ध्यान दो, N1 प्लस N2 का मतलब क्या था? देखो N1 प्लस N2 mg के बराबर था, तो यहां पर हम mg पुट कर देंगे, तो म्यू इंटू mg आ गया हमारा mv²/r। यहां पर मैंने गलती करी थी, ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन इस तरफ ही होगा। फ्रिक्शन बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन अगर छोटा हो गया तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को संभाल नहीं पाएगा और गाड़ी पलट जाएगी। या तो फ्रिक्शन बड़ा हो या बराबर हो। तो बड़े का साइन ये है और बराबर का साइन नीचे लगा है, ठीक है? तो यहां से देखो m से m कट जाएगा, और यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो ये म्यू है g r को इधर भेज दिया तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा, रूट म्यू आर जी इज इक्वल टू ये वेलोसिटी। तो क्या लिखा है? वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी इससे कम या बराबर होगी तभी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। समझे मेरी बात को? मतलब इतना इससे कम या बराबर होना चाहिए तभी जाके गाड़ी सेफ टर्न लेगी, वरना फिसल जाएगी। मेरी बात समझे? तो ये डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन अब यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को ठीक कर दूं मैं,
डायग्राम में ना आप F1 F2 बता सकते हो। आप बोल दो भैया ये F1 फोर्स है, ये F2 है फ्रिक्शन, F1 F2 है, और इन दोनों का नेट को हम F बोल रहे हैं, ठीक है। चलो काम की बात हो गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो क्या निकल के आया, जो वेलोसिटी है या तो छोटा हो या बराबर हो इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में रेडियस, जो भी यहाँ पर रेडियस होगा, mv² r में r क्या होता है, सर्कल का रेडियस, इनटू में g। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कितनी वेलोसिटी से सेफ टर्न ले सकते हैं, तो ये ड्राइव करके आना है। अभी देखो यहाँ पर अगर हम पीछे आए बात पे, अपनी बात पे आए, तो हम ये पढ़ रहे थे, तो हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगा वो निकलेगा म्यू आर जी, दिख रहा है आपको। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, इक्वल म्यू आर जी, कि भाई कम से कम इतना लेके चलो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा करोगे दिक्कत हो जाएगी। अब हमें पढ़ना है बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ना है हमें, तो वो पढ़ते हैं फटाफट, फिर एंगल ऑफ बैंकिंग अपने आप पढ़ लेंगे। तो बैंकिंग ऑफ रोड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक होता है बैंकिंग ऑफ रोड। अब प्रॉब्लम यह है, सुनो ध्यान दो, कि जब हम कार को, जैसे मान लो एक मोड़ आया, मोड़, और मोड़ से हम कार को मोड़ रहे हैं, एक टर्न आया टर्न, और कार को हम ऐसे घुमा रहे, तो फ्रिक्शन की वजह से टायर जल्दी खराब होते, फ्रिक्शन की वजह से टायर जल्दी खराब होते। तो लोगों ने दिमाग का लगाया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई जहां जहां पर टर्न हो, क्या हो, उसका हल्का सा उठा दो, इंक्लाइन कर दो। क्या कर दो, इंक्लाइन। मतलब पहले जो रोड थी, सुनो, पहले जो रोड थी ऐसी थी, ये रोड थी पहले ऐसे, अब रोड को हमने उठा दिया, तो देखो घुमाव पे रोड उठा होता, देखा आप लोगों ने, जैसे पहले ऐसे इसी पे मुड़ते थे, ऐसे गोल लेते थे, इसी पे, इसी के ऊपर पहले गोल गोल कर रहे, आपने रोड को हमने घुमा दिया, इसको बोलते हैं बैंक करना, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं, तो रोड को थोड़ा सा मोड़ देना, उठा देना, क्या बोलता है, बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड से फायदा क्या है, इससे टायर का फटना, टीयर वियर ऑफ टायर, क्या टीयर वियर होता है ये, क्या डब्लू वाला, ये टीयर वियर ऑफ टायर रिड्यूस्ड, क्या हो गया, रिड्यूस। तो बैंकिंग ऑफ रोड करने से यही फायदा है कि टायर का फटना चिटना कम हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा, इससे पैसे बचेंगे, और क्या फायदा होगा, पॉल्यूशन, एक्सीडेंट नहीं होगा, लोगों की जान बचेगी। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड के फायदे हैं कुछ। अब फायदा बता दिया मैंने, अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बैंकिंग ऑफ रोड इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या बनाया, सुनो, डायग्राम भी हम ट्रिक से बनाएंगे। सुनो देखो, आपको हमें तो बोलना है, इसमें भी हमें निकालना क्या होता है, हमें, चुप हो जा यार, हद मचा रखी है। तो बैंकिंग ऑफ रोड पे हमें निकालना क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कितना मैक्सिमम अलाउड वेलोसिटी है, सेफ वेलोसिटी, वी मैक्सिमम, कितनी वेलोसिटी से हम टर्न ले कि रोड से हम बाहर ही ना हो जाए, और धरती से भी, तो ये ध्यान रखना है। तो बैंकिंग ऑफ रोड पे हमें निकालना होता है मैक्सिमम अलाउड वेलोसिटी। तो ट्रिक क्या रहेगा, देखो ट्रिक क्या रहेगा, एन 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 एस सी सी एस, कैसे हुआ ये, देखो नॉट एन 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 समझ में आ गया। जो एस होता है, एस सी एक कैटेगरी होती है ना शायद, तो उनको मिल जाता है सी एस इजिली, कंप्यूटर साइंस। जो एस सी वाले लोग होते हैं उनको सी एस इजिली मिल जाता है कम कट ऑफ पे, मतलब ट्रिक बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो खुद ही एस सी हूँ, ले लिया मैंने खुद पे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं पता लगे मुझे ट्रोल कर रहे हो तुम कि सर ऐसे है, एस सी बोलते नहीं। इस ट्रिक बना, ट्रिक कि एस सी लोगों को सी एस इजिली मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस इजिली मिल जाता है, ठीक है। तो अब काम की बातें करते हैं। अब ध्यान दो इधर, अब जो एस सी लोगों का फायदा होता है तो प्लस, ठीक है, और ट्रिक के हिसाब से माइनस, प्लस माइनस, समझ पा रहे हो। तो एन एन एस सी सी एस प्लस माइनस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ लिखना है आपको mv² r, क्या लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको mg। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब यहाँ पर देखो s का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर होगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर म्यू और नीचे भी म्यू। टफ हो गया नहीं, इजी। दोबारा देखो, इक्वेशन तैयार हो गया, एन 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 एस सी सी एस प्लस माइनस म्यू म्यू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, mv² r mg, mv² बाई mg। बात समझे। तो ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 बन गया ना, डिवाइड 1 and 2, 1 and 2,
इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड कर रहे हैं हम। देखो, तो ऊपर है n sin थीटा, नीचे है n cos थीटा, तो n sin थीटा बाई n cos थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी रुक जाओ। और क्या चल रहा है? प्लस में म्यू n cos थीटा माइनस में म्यू n sin थीटा। और डिवाइड किया ना तो m से m कट जाएगा, तो v स्क्वायर बचेगा, r बचेगा, g बचेगा, v स्क्वायर। नहीं समझे? अरे डिवाइड करो, m से m कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? देखो खेल ये है, इन सबको डिवाइड ऑल बाई cos थीटा। आपको ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करना है। तो देखो n तो कॉमन लेके कट जाएगा, n से n कट ही जाएगा। अरे चारों में n है ना, यहाँ पर है साइन, क्या यहाँ पर, और हमने डिवाइड किससे किया है? cos से, तो ये बन गया tan थीटा। क्या बन गया? प्लस यहाँ पर म्यू है, म्यू ये cos है, और हमने डिवाइड भी cos से किया है, 1 हो गया। समझ में आया? अच्छा ये cos है और हमने डिवाइड भी, तो 1 हो गया। नहीं समझे? माइनस का साइन, यहाँ पर म्यू है, ये साइन और डिवाइड किससे किया हमने? तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया v स्क्वायर बाई, समझ में आया? तो डिवाइड ऑल बाई cos थीटा, ऊपर नीचे, ऊपर भी है नीचे भी, तो cos से डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ से वेलोसिटी का आ गया फॉर्मूला, तो ये आ गया रूट लगा। देखो r और g को इधर भेज दो, r g को यहाँ भेज दूँ, ये बन गया r g tan थीटा प्लस म्यू, और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस म्यू tan थीटा, और ये v स्क्वायर, r g यहाँ आ चुका है, स्क्वायर को हटा के रूट लगा दो। तो यही है भाई मैक्सिमम अलाउड वेलोसिटी, कि आपको इतनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि आप सेफ टर्न ले सको। क्या ट्रिक समझ में आया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई साहब ये। अगर ऐसे करोगे किसी और तरीके से तो हालत खराब हो जाएगी। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है? तो डायग्राम हम इक्वेशन देख के बना सकते हैं। डायग्राम कैसे? देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, सुनो। आपको बनाना है एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। आपको लेना है यहाँ पे बॉडी, क्या ले लिया हमने? चलो बॉडी लेते हैं हम। बॉडी को आप ऐसे मान लेना, एक डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये आपकी कार है, ट्रक है, जो भी है, जो टर्न ले रही है। अब देखो यहाँ पर लिखा है n sin थीटा n cos थीटा, और ये mv स्क्वायर r, mv स्क्वायर। तो चलो मैं mv स्क्वायर r को इधर बनाता हूँ, और mv स्क्वायर r के बराबर में ये दोनों है, मतलब ये दोनों इस साइड होंगे। नहीं समझे मेरी बात को? तो n sin थीटा इधर आ गया, समझे? और ये म्यू n क्या होता है? फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन। म्यू इंटू नॉर्मल क्या होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का cos थीटा, फ्रिक्शन cos थीटा। नहीं समझे? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? रिकॉर्डिंग में आ रहा है, देख भी पाएंगे? हाँ देख रहे। तो ये समझे नहीं मेरी बात को? हमने डायग्राम, ये जो ट्रिक है, ट्रिक उसकी हेल्प से बना सकते हैं। mv स्क्वायर r को इधर लिख दो, और इसके बराबर में ये दोनों ऐड होके क्या हो गए? तो दोनों को इधर बना दिया मैंने, 2 एरो खींच देंगे कि n थीटा फ्रिक्शन cos थीटा इधर होगा जब बॉडी मोशन में होगा इंक्लाइन प्लेन पे। अब नीचे है n cos थीटा। चलो mg किधर होता है? mg बताओ। नीचे mg लगा दिया, लगा दिया mg। अब देखो, अब ये माइनस है, क्या है? तो उधर जाके mg में जुड़ जाएगा। ये जो माइनस है उधर जाके mg में, यानी mg में एक और है जुड़ा हुआ, फ्रिक्शन का साइन थीटा। तो फ्रिक्शन साइन थीटा, समझे मेरी बात को? और जब ये इधर चला जाएगा और mg के अपोजिट में कौन रहेगा? n cos थीटा। तो ऊपर बना देंगे हम n cos थीटा। हो गया, डायग्राम भी बन गया। समझ में नहीं आया? देखो बहुत लॉजिकल बता रहा हूँ कि ये दोनों उधर चले जाएंगे mg के साथ, और इन दोनों के अपोजिट में ये होगा n cos थीटा। तो ये डायग्राम हो गया हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का, और डेरिवेशन भी हो गया। ये समझ पा रहे बात को? तो ये हमने ट्रिक से डेरिवेशन कर लिया। अब एग्जाम में क्या कर सकते हो? आप एग्जाम में लिख सकते हो कि भाई साहब बात ऐसी है कि n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, थीटा मतलब एंगल, fr का मतलब फ्रिक्शन। तो एग्जाम में से लिख देना, लेट fr रिप्रेजेंट फ्रिक्शन, थीटा रिप्रेजेंट एंगल। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है कि हमारा ये टॉपिक भी हो गया है। टॉपिक हो गया हमारा ये वाला, ये मैंने ड्राइव कर लिया। फॉर मोशन ऑन अ कार बैंक रोड, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आर जी, r इंटू जी म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आ गया? तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, एक होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। क्या लिखा है? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई। तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा, इसी को बोलते हैं बैंकिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कितने एंगल से बैंक किया है, उठाया है। तो ये एंगल आपको निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस, g का मतलब ग्रेविटी, और थीटा मतलब एंगल। अगर हम सिर्फ थीटा निकालेंगे, सिर्फ एंगल निकालेंगे, तो ये tan ऊपर चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बोलते हैं इसको, माइनस v स्क्वायर बाई। नहीं समझे? जब tan को उधर भेजोगे माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है,
अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर, साइक्लिस्ट वाला। कौन सा वाला? तो साइक्लिस्ट करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे आपका, ठीक है? तो लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट और दो मुझे। अभी हमने ये पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमें छोटी मोटी बातें और समझनी है, क्योंकि मेरा फोन ऑफ हो गया। तो छोटी मोटी बातें क्या है, सुनो। पहले हम पढ़ते हैं कि देखो, अगर एक साइक्लिस्ट है और साइक्लिस्ट क्या है, टर्न ले रहा है, टर्न, तो उसको कितनी वेलोसिटी से लेना चाहिए ताकि वो गिर ना जाए, पलट ना जाए। तो साइक्लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये टायर है, उसका टायर है वो झुका हुआ है, मान लो थीटा एंगल से झुका हुआ, थीटा एंगल है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, समझे? और यहां पर एक हम लाइन बना रहे हैं, बस लाइन ऐसे, मान लो ये एक्स एक्सिस बना दिया हमने, ये वाई एक्सिस, ठीक है? तो एक साइकिल है ऐसे, साइकिल ऐसे झुका हुआ है। साइकिल इमेजिन करो, साइकिल का जो अगला टायर है वो झुका हुआ है, तो साइकिल का टायर झुका हुआ है और ये एंगल है थीटा। और यहां पर हम क्या क्या मानते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और हम मानते हैं उसका वेट है नीचे mg। समझ रहे बात को? अब सुनते रहना। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इस तरफ ना कंपोनेंट ब्रेक होता है, ये होता है n cos थीटा और ये होता है आपका n sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रिएक्शन है उससे एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं n cos थीटा, इसको बोलते हैं n sin थीटा। अब वो घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, तो हम मानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है मान लो mv²r। तो अगर एक बहुत सेफ टर्निंग हो रहा है, सेफ टर्निंग का मतलब क्या होगा कि जो n sin थीटा है वो mv²r के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे भैया n sin थीटा mv²r के बराबर होगा, और जो ऊपर का फोर्स है n cos थीटा वो mg के बराबर होगा, n cos थीटा mg के बराबर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड 1 और 2, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, n से n कट जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा, n से n कट जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा v²/rg। तो यहां से आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो, r और g को इधर भेज के, rg tan थीटा और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट लगा देंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पर rg आ गया, रूट इधर आ गया, तो rg tan थीटा। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट, जब वो साइक्लिस्ट मुड़ता है। तो अब इस चैप्टर को एंड करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं, जो कि हम इंक्लाइन प्लेन पढ़ रहे थे। जब हम इंक्लाइन प्लेन पढ़ते हैं तो मैंने आपको ये याद करने के लिए कहा था कि इधर होता है mg, इधर होता है mg sin थीटा, ध्यान देंगे, इधर होता है आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर होता है आपका नॉर्मल। अब याद रखना, अब इधर फ्रिक्शन भी हो सकता है, फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है? तो फ्रिक्शन का हमेशा फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो बस फ्रिक्शन बताना था इसके अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है, इसके ऊपर मैं बता दूं आपको। आपने ये पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये सेकेंड लॉ पढ़ा होगा। तो आपको अगर याद हो तो अगर हम कहीं पर टाइम को बढ़ा दें, मोमेंटम के चेंज का टाइम बढ़ा दे, अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो होता क्या है, जब क्रिकेटर लोग कैच करते हैं तो कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, हाथ को पीछे खींचने से क्या होता है, आपका टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगता है। तो बॉल कैच करते वक्त हाथ पीछे हम इसीलिए खींचते हैं ताकि टाइम बढ़ जाए और फोर्स कम हो जाए। मेरी बात समझ सकते हो? तो ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी थ्योरी के ऊपर होता है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है? तो अब देखो, लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस चैप्टर को आप थियोरीज को अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चंस के लिए मेरी यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस को देख लो। न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए आपकी लाइफ एकदम टनाटन हो जाएगा, टनाटन। हर तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा रखा है, न्यूमेरिकल भी करा रखा है, सब कुछ करवा रखा है। तो मेरे चैनल का ये थियोरिटिकल वीडियो है, पूरा कंप्लीट चैप्टर। आप जाके न्यूमेरिकल वीडियो देखिए मेरे चैनल से, एंड बिलीव करो आपको लाइफ में कामयाबी मिलेगी। मैं अपना पूरा जान फूंक रहा हूं और आपका कर्तव्य है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान आपका खूब भला करे।